So hello बच्चा पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and came to welcome to SSP the finest and the easiest way to learn the concept the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ish mohabbat with the subject. आप देख रहे हैं बच्चा प्रचंड सीरीज विच इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर सीबीएसई स्टूडेंट एज वेल एज स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स 2026 की तैयारी कर रहे ड्रॉपर स्टूडेंट हो या फिर आप क्लास 11 पास करके क्लास 12 के स्टूडेंट हो या 10th मूविंग 11 स्टूडेंट हो। बेस्ट वीडियो लेक्चर्स हैं बच्चा, प्लेलिस्ट विजिट करना बिल्कुल ना भूलना। वेक्टर का क्लास चल रहा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बात करूं तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। वेक्टर की अलग से क्लास नहीं लगती। इतने मुद्दों में से बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिए थे 3.4 तक। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 का प्लेलिस्ट आप जरूर देखें, प्रचंड सीरीज के नाम से, फ्री है यूट्यूब पर बच्चों। मजा आ जाएगा, आप लोगों को भौतिक विज्ञान के साथ प्यार हो जाएगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, आज का जो की पॉइंट है उसमें मैं चर्चा करूंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का एक और अलग स्टैंडर्ड तरीका, बिकॉज हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट नीट में पूछा जाता है। लामीज थ्योरम अगेन एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट में आता है। लॉ ऑफ पॉलीगॉन अगेन एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट में आता है। एंड एट द एंड वी विल डिस्कस स्केलर प्रोडक्ट। स्टे विद अस बच्चों एंड वॉच दिस सेशन टिल द एंड। एंड ऑल्सो अगर आप मुझसे लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं बच्चा, वो भी इजीएस्ट वे में, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको फिजिक्स इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात है बच्चा, आपके बाबा एसएसपी ही पढ़ाने वाले हैं, तो कोई झूठे वादे नहीं, कोई टीचर की अदला बदली नहीं। मैं हूँ और मैं ही आप लोगों को पूरा पढ़ाने वाला हूँ। मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एसएसपी विद्यापीठ ऐप डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लॉन्चिंग बहुत जल्द कर दूंगा बच्चा। सारे कोर्सेज यहीं पर आने वाले हैं। सीबीएसई के अलग बैच, हिंदी मीडियम नीट के अलग बैच और इंग्लिश मीडियम की नीट की अलग बैच। आप चाहे तो गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, टीम आपसे कनेक्ट करेगी, या इस नंबर पर बच्चा एक बार मैसेज जरूर कर देना, टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। लेट्स बिगिन। तो ये देखिए पिछले क्लासेस के हमारे ये क्वेश्चंस हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। अगर आपने मिस किया बेटा तो उसको जरूर देख लेना। आइए आज की शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन। हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था, वट एवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम कभी भी नया स्टार्ट करें बच्चों उससे पहले हमेशा आपको रिकॉल करना चाहिए कि आपने प्रीवियसली क्या देखा। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का एडिशन किस तरीके से करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ या फिर लॉ ऑफ पॉलीगॉन। उसमें रिजल्टेंट के साथ एंगल दिया है तो क्या होगा, किसी एक वेक्टर के साथ एंगल है तो क्या होगा। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन दैट प्रीवियस क्लास बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर है, सपोज बेटा ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, यहाँ एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो जिस तरफ थीटा होता है वो उसका कंपोनेंट ए एक्स कंपोनेंट कहा जाता है। ए एक्स नहीं, आप उसे कॉस कंपोनेंट कह सकते हैं। जहाँ थीटा वहाँ पर कॉस और उसके अगेंस्ट में बच्चों साइन थीटा। ये हमें सीखा था। लेकिन व्हाट इफ द वेक्टर इज इन 3 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन है, ए एक्स एंड ए वाई, बट अगर कोई वेक्टर 3 डायमेंशन में है तो क्या होगा और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो अब हमें सीखने की आवश्यकता है। तो देखिए बच्चा, ये जैसे मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये बेटा आपका जेड एक्सिस है। तो मेरी जान बच्चा पार्टी, जेड एक्सिस ऐसा है, इसका मतलब बोर्ड से बाहर की तरफ है, इट इज 3D, क्योंकि मैं 3D में ऐसे बोर्डवा में थोड़ी से जेड जो है ऐसे बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये बोर्ड पर ऐसे दर्शाया, दैट मीन्स कि 3D पिक्चर है। ठीक है, इसमें हम एक वेक्टर को कंसिडर करते हैं। सपोज ये एक वेक्टर है, इस तरीके से ऐसा एक वेक्टर है, ये आप समझ लो वेक्टर ए, राइट बच्चों। तो अब इस वेक्टर की कहानी के लिए, मतलब इस वेक्टर के कंपोनेंट के लिए, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, चलो मान लो यहाँ पर एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ पर बीटा बन रहा है, और एक और है कि ये वेक्टर तीसरे के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है। इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई के साथ बीटा बनाया और इसके साथ बच्चों गामा एंगल बनाया। तो क्या रिलेशन है इसका, इस वेक्टर का? जनरली जिस तरफ थीटा होता है, कॉस होता है, उसके अगेंस्ट में साइन होता है, बट भाई साहब तीसरा भी आ जाए तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए बच्चा, तो इस वेक्टर का यहाँ पर हमने इसके जो हेड है ना, उससे एक लाइन ड्रॉ करा, एक्सिस आ गया, कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। अच्छा, अब ये जो लाइन है वो मेरे पाम के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये प्लेन ऐसे बोर्ड से बाहर निकला है, ऐसे बोर्ड से बाहर निकला है। कौन से प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, जेड एक्स की बात कर रहा हूँ। फील कीजिए, ऐसे बाहर निकला है, और अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस लाइन ने यहाँ पर कितना एंगल बनाया, तो 90 डिग्री। ठीक, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस है। सो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, कि बच्चों हम कह सकते हैं कि ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, एंड देन बेटा ये आपका हो जाएगा ई ए का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ओ ए का स्क्वायर है, ये जो आपका ओ ए का स्क्वायर है, अगर मैं यहां पर भी एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, राइट, ये देखिए बच्चा,
तो ये जो था आपका ओ ए का स्क्वायर, यहां पर मैंने एक लाइन खींचा जो इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल एक यहां पर आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यार ये जो ओ ए का स्क्वायर है ये यहां पर कहां पर 90 डिग्री बन रहा है, ध्यान से देखिएगा कहां पर 90 डिग्री बन रहा है। देखिए बच्चा कहां पर 90 डिग्री बन रहा है, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए। मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये तो ऐसे प्लेन था ना, ये पूरा प्लेन है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, है ना, ये वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू का स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू को मैं ए एक्स कह दूं बच्चा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाली जो वैल्यू है मैं उसको ए जेड कह दूं बच्चा, तो ए जेड का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर। ई ए किसके बराबर है, इसके बराबर है, मैं इसको ए वाई का स्क्वायर कह देता हूं। तो बेसिकली आपको है ना सिंपल ये बात याद रखनी, ओ ई जो है आपका ए के बराबर ही है। तो ए बराबर अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर। अब इतनी सारी बातें आपको नहीं याद रखनी है, सिंपल ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी वेक्टर 3 डायमेंशन में हो। एक एग्जांपल अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि भाई साहब वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो अंडर रूट में इस तरीके से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25 और 4 29, 29 और 9 अंडर रूट में 38, खत्म। ठीक है, एक बार इसको जरूर समझ लीजिए और ध्यान क्या रखना है कि कभी भी कोई भी वेक्टर 3 डायमेंशन में होगा तो उसका मैग्नीट्यूड सम ऑफ कंपोनेंट के स्क्वायर से आता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर से नीट में पूछा जाता है बच्चा, और वो ऐसे पूछता है, कोसाइन एंगल ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। जब आपको ऐसा बोल दे कोसाइन एंगल ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको ध्यान रखना है बच्चा ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा बराबर आपको ध्यान रखना है ए एक्स अपॉन में ए। ऐसे ही मैं बोल दूं कोसाइन एंगल ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस फॉर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो आप लिखेंगे कॉस थीटा, यहां अल्फा कर दीजिए, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। जनरली ये है क्या, तो ए वाई बराबर ए कॉस थीटा है, नहीं ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर कंपोनेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है बीटा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है अल्फा, और इसके साथ कितना एंगल बनाया है गामा, है ना। और ये वाली वैल्यू जो थी वो इसका कंपोनेंट है बच्चा। जैसे ये यहाँ का कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट यहाँ पर कितना है ए एक्स, यहाँ का कंपोनेंट कितना है ए वाई, तो उस हिसाब से ऐसा सोचा गया है, राइट। अब जैसे यहाँ पर आप मारिएगा ये, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी ए वाई कहलाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कर दीजिएगा तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी ए एक्स कहलाएगी ये, और उसी तरीके से ये आपका क्या कहला जाएगा ए जेड। तो बेसिकली आंसर जो होगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ऐसे अगर मैं बोल दूं कोसाइन एंगल विद जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के साथ आपको क्या याद रखना है, कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन में ए। चमकी बात बच्चों, क्वेश्चन बनते हैं नीट में, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता हो तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा एक और चीज, अगर मैं तीनों का सम कर दूं, देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर हम तीनों का क्या कर दें, सम कर दें, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा स्क्वायर करके, हाँ कॉस स्क्वायर गामा, तो यही चीज हो जाता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस में ए जेड का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। एंड यू नो दैट कि ये जो ए स्क्वायर है वो इसी के बराबर है, तो ये तो कट जाएगा, हाँ कैपिटल ए स्मॉल ए आप जैसा लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। प्लीज ध्यान रखिए कोसाइन एंगल ऑफ एनी वेक्टर का जो स्क्वायर का सम है वो इतना होता है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो हम इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। चेक करके देखना बेटा, यही आएगा, याद रहेंगी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इन एनसीईआरटी, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन ये नीट में पूछा जाता है,
जेई मेंस में आपके ये पूछा जाता है बच्चों, इसीलिए प्रचंड सीरीज बहुत पॉपुलर होगा आने वाले समय में, ध्यान रखना। दिस इज गोइंग टू बी द ओनली चैनल जो 1 साल पहले से आपको फ्री कंटेंट लगातार देगा, बने रहना बेटा, राइट। चलो अब आओ इसके सवाल थोड़े सीखते हैं, स्टैंडर्ड सवाल सीखते हैं। ये देखिए थोड़ी घुमा के कैसे पूछा जाता है। अब वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी बराबर, एक सेकेंड मुझे इससे रिलेटेड इक्वेशन लेना चाहिए। हाँ ये रहा, मिल गया मुझे, तभी मैं सोचूं कि क्वेश्चन लाया हूं। एक सेकेंड बच्चों, ये यहां पर आ जाएगा। कहाँ गया जी? अरे कोची गया वो, अरे कोची गया जी, एक सेकेंड देना बच्चा। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, यस। ये देखिए सवाल बेटा, ऐसे सवाल पूछा जाता है और ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, नीट में पूछा जाता है। स्टैंडर्ड सवाल AIPMT में भी आ चुका है। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं सवाल क्या है। हमें कहता है बच्चा वेक्टर ए बराबर इतना, पहला सवाल मॉड ए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड 3D है, कंपोनेंट का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 16, 16 और 4 20, 20 4 अंडर रूट 45, 5 9 45, 3 अंडर रूट 5 यूनिट, जो भी है, खत्म। दूसरा सवाल, ये आपका पार्ट ए डन। अब दूसरा सवाल सुनना ध्यान से, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बोला है, ये रहा वेक्टर ए, यानी कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ए एक्स अपॉन में ए एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट 5 अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मतलब 3 अंडर रूट 5। यू कैन राइट योर 5 बच्चों, अंडर रूट 5 एंड देन अंडर रूट 5, है ना, अपॉन में 3 एंड देन अंडर रूट 5, ये कट गया। तो ये हो गया आपका कॉस का इनवर्स, नहीं बस इतना ही आपका आंसर है, रूट 5/3। ऐसे ही अगर मान लो हमको दूसरा एंगल निकालना है कॉस बीटा, हालांकि उसने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है, खाली बोल दिया वेक्टर है, तो कॉस बीटा भी निकाल दो। इट इज AY अपॉन में ए वाई की कीमत कितनी? तो AY की कीमत y कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है, तो 3√5, दैट्स इट। ऐसे ही कॉस गामा निकाल लीजिए। बट ये सवाल देखिए है आसान, कब? जब हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हाँ भाई ऐसा करना है। कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन टफ हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा कुछ बच्चा हम आपको सवाल सिखाना चाहते हैं, एक और है बहुत बढ़िया, चिड़िया वाला सवाल। आ जाओ इसको साथ में कर लेते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड। यस गॉट इट। ये लीजिए बच्चा एक और सवाल। अ बर्ड मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देना, एक चिड़िया है जो 20 मीटर पर सेकेंड से चलती है, इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड इफ द ईस्टर्न डायरेक्शन इज टेकन एज एक्स एक्सिस। पहले डायग्राम बनाओ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट। अब वो कहता है कि यही आपका एक्स एक्सिस है, ईस्टर्न लाइन आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ऐसे धरती माता को आप ऐसे समझिए, ईस्टर्न लाइन आपका एक्स एक्सिस है। या थोड़ा और मैं आपको अच्छे से समझाऊं बेहतर तरीके से, तो ये देखो अब ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। तो अगर ये ईस्ट वेस्ट है तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और इसको हम कहेंगे वर्टिकल लाइन। ये आपका जो है वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और 60 डिग्री जो है बच्चा 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, 60 डिग्री जो है ईस्टर्न लाइन के साथ बना रहा है, और दूसरा 60 डिग्री विद द वर्टिकल लाइन के साथ बना रहा है। मतलब ये यहीं कहीं नॉर्थ वाले डायरेक्शन में ही है चिड़िया, ऐसे 60 डिग्री यहाँ से भी, और वर्टिकल लाइन के साथ भी 60 डिग्री, ठीक ना। तो अगर मैं एक को अल्फा मान लूँ, एक को मैं बीटा मान लूँ, तो एक मेरा बच जाता है गामा, क्योंकि ये 3D हो गया, 3D ना हुआ। अगर ईस्टर्न लाइन एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन जेड एक्सिस है, तो बचता एक आपका वाई है। तो एक अल्फा और एक बीटा हमको दे रखा है, विच इज 60 डिग्री एंड देन 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड इफ द ईस्टर्न डायरेक्शन इज टेकन एज एक्स एक्सिस, नॉर्थर्न डायरेक्शन एज वाई एक्सिस। नॉर्थर्न डायरेक्शन को उन्होंने क्या ले लिया है? वाई एक्सिस ले लिया है। तो ये आपका वर्टिकल लाइन हुआ, है ना, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चों। चलो
तो कहता है कि अपवर्ड डायरेक्शन है जेड एक्सिस। अच्छा इन्होंने इस तरीके से लिया। अगर मैं इसको और सिंपल डायग्राम बनाऊं, मतलब और थोड़ा सा वैसे कर दूं, तो देखिए ध्यान से इन्होंने खुद ही बोल दिया कि ऐसा ऐसा करो भाई साहब। ये लो, आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर लो, ये नॉर्थ ये साउथ। ईस्टर्न डायरेक्शन को इन्होंने क्या लिया, ये देखो लिखा है ईस्टर्न डायरेक्शन टेकन एज एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। नॉर्थर्न डायरेक्शन टेकन एज वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एंड अपवर्ड डायरेक्शन मतलब ऐसे बाहर की तरफ, या फिर ये समझ लीजिए ये आपका जेड एक्सिस हो गया। राइट बच्चों, जेड एक्सिस हो गया। देन रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, 20 मीटर पर सेकेंड है। ईस्टर्न के साथ कितना बनाया था, ईस्टर्न लाइन के साथ 60 डिग्री था, मतलब यहाँ कहीं पर है ऐसे, ईस्टर्न के साथ 60 डिग्री है। ओके, एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इसके साथ भी 60 डिग्री है। इसका मतलब है ये अल्फा है, ये गामा है, और बीटा हमारे को नहीं पता है। राइट बच्चों, अब क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें इसको प्रेजेंट करना है। इसका मतलब है कि जो v है वो आपका वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस में आपका वी जेड के कैप है। ठीक है, हमें बीटा पता नहीं है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। रिजल्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कॉस 60 कितना 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 एंड देन कॉस स्क्वायर गामा, सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा गिवन नहीं है ना अपने को, हाँ बराबर, इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यानी 1/2 आया। तो बीटा आपका एग्जैक्टली कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। अब क्यों हम बीटा निकाल लिए, क्योंकि ये जो आपका बीटा निकल गया इससे यहाँ पर सब जगह पर वैल्यू हो जाएगी वी कॉस अल्फा वी साइन वी कॉस अल्फा, एंड देन यहाँ पर भी आपका v cos, यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा और cos गामा। तो आ गया आंसर आपका। सो वेक्टर v इज इक्वल टू, सब जगह से v कॉमन ले लीजिए, और v आप लोगों का फिक्स है 20। ठीक है, cos अल्फा और cos बीटा दोनों सेम है, तो i कैप बाई 2 प्लस i कैप बाई 2 एंड देन यहाँ j कैप कर दीजिए। x और y दोनों का सेम था ना, ठीक है। एंड देन बच्चों 1/√2, दो एंगल तो फिक्स है, कौन कौन से, अल्फा एंड देन गामा। एक सेकेंड, वेक्टर v इज इक्वल टू v cos अल्फा, v आपका ऑलरेडी कॉमन है, v आपका 20 है, cos अल्फा i कैप, अल्फा हमारा 60 है तो i कैप बाई 2, फिर बीटा, बीटा 45 है तो j कैप बाई √2 एंड देन प्लस k कैप बाई 2। हो गया आपका आंसर। ध्यान रखिएगा बच्चा, अच्छा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। नीट में वेक्टर में बहुत बेसिक पढ़ते हो आप लोग, बट इस तरीके के भी क्वेश्चंस बनते हैं और बन जाएंगे। पेपर का लेवल अच्छा आने लगा है, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए, तो अब ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से तो 2 सवाल हमने कर लिए। अब थोड़ा ना बच्चा हम यूनिट वेक्टर को और बहुत अच्छे से सीखते हैं। जैसे कि बेसिकली हमने कल के क्लास में देखा था, मतलब प्रीवियस क्लास में देखा था कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा कि वेक्टर ए बराबर, तो a एंड देन a कैप, यानी कि a कैप बराबर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये हमारा तरीका होता है यूनिट वेक्टर निकालने का, तरीका है ये। बट इसका मतलब क्या है, लेट्स फील दैट, बिकॉज उसको फील कर लोगे तो मजा आ जाएगा, यू विल बी इन लव विद फिजिक्स। इसका मतलब ये होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर तो ये रहा, यूनिट वेक्टर को मतलब इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब होता है, इसका मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन ए कैप में है और उसका मैग्नीट्यूड ए है। ये मतलब होता है इसका। सर ये तो हमें पता था, जैसे सर हम ये जानते ही हैं वेक्टर ए बराबर 6i कैप, बट इसको डीप में आप नहीं सीखते हो। ये पता है आपको कि वेक्टर ए की वैल्यू 6 है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में है ना। लेकिन जब मैं यहां पर ए कैप कर देता हूं तो ये ए कैप कुछ भी हो सकता है यार। नहीं, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो सकता है, तो ए कैप क्या हो सकता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √2। तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड इतना।
इतना मैग्नीट्यूड, इतना मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पर है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन x है, मतलब वेक्टर ए की वैल्यू जो है 6 है इस दिशा में, तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए की वैल्यू इतनी है, इतनी वैल्यू और इस डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए जैसे मान लो कि मैं आपको एक सवाल दे दूं, आओ सवाल ही लेता हूँ, बढ़िया सवाल है, इस पर से अपने को बढ़िया सवाल है, ये रहा, ये देखो बच्चा, यही वाला क्वेश्चन। वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j कैप, वेक्टर बी बराबर इतना है, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बी एंड पैरेलल टू ए। वाओ, एक ऐसा वेक्टर बनाओ जो सेम मैग्नीट्यूड हो बी जैसा, तो यहाँ पर हो गया बी का मैग्नीट्यूड, जो किस डायरेक्शन में हो, ए के डायरेक्शन में हो तो कैप। जस्ट लाइक हम लिखते हैं 6i कैप, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, वो कहता है बी जैसा हो, और आई कैप, कैप लगा है मतलब डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, तो पैरेलल टू है, पैरेलल टू है मतलब उस डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए कि हमारा कोई वेक्टर, ये वेक्टर सी था जिसका मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन इतना है। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, तो 7 का 49 और 624 शायद, 24 का कर लो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 का 86 लगे, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 6, 9 और 8 17, 4 1 5, 576, तब जाके 625 होगा, एंड दैट टू इन अंडर रूट। नाउ हाउ टू फाइंड ए कैप, ए कैप कैसे निकालेंगे, तो ए कैप का मतलब वो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं 9 और फिर 16, तो ये हुआ बच्चा 625 यानी कि 25, और 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 16 और 9 25 का, ये 5 हो गया, कट जाएगा तो 5, ये आ गया 15i कैप प्लस 20 एंड देन j कैप, आंसर। ये मतलब होता है यूनिट वेक्टर का बच्चों। और देखिए कंपोनेंट वाले थोड़े अच्छे सवाल, कंपोनेंट वाले थोड़े अच्छे सवाल, जैसे लिखा है कि अ मैन रोज अ बोट विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कितने एंगल पर जा रहा है कुछ नहीं बोला है, तो पूरा 90 होता है, इसलिए ये 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, द शॉर लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, बच्चा पकड़ना है इसको, 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से साउथ डायरेक्शन में, तो ये आपका वेस्ट से 15 डिग्री में ये लाइन, शॉर लाइन मतलब जिस लाइन पर चलना होता है, ये शॉर लाइन, ऐसा जा इधर रहा है लेकिन उसको इस लाइन में काटते हुए लेकर के आना है। ऑब्टेन द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट, हमें क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट फाइंड करना है अलोंग द शोर लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द शोर लाइन। तो अगर ये मेरा वेक्टर है तो अलोंग मतलब ये चाहिए मुझे, ये कंपोनेंट, ये हो गया अलोंग, और एक हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे अगर ये शोर लाइन है ना ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, है ना। अब इसे अगर मैं जूम करके आपको ऐसे बता दूं कि जो नॉर्थ वेस्ट वाली लाइन है वो एंगल बना रही है 45 प्लस 15 60 डिग्री, और ये वो आपकी शोर लाइन है, तो ये कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ, राइट बच्चों, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये जो है वो आपका पैरेलल कंपोनेंट हुआ, इजी, तो ये आपका पैरेलल कंपोनेंट, वो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओ हो, तो 18 cos 60 दैट्स इट, और 18 sin 60, थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है कॉस, और उसके अगेंस्ट में कौन सा कंपोनेंट होता है साइन, थीटा की तरफ कॉस, उसके अगेंस्ट में क्या होता है बच्चों साइन, ढिचके आओ, चलो मेरे लाल बाल गोपाल। तो ये आ गया 9 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर हो जाएगा 18 sin 60 यानी √3/2, तो 9 √3, खत्म, चमकी बात। चलिए तो ये आपका हो गया बच्चा। अब दो और छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, एक बार जरा ये भी देख लो। अ बोट इज मूविंग इन डायरेक्शन वेक्टर ए बराबर इतना विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट इन यूनिट नोटेशन, राइट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बोट इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। यूनिट वेक्टर नोटेशन का मतलब होता है वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड, सपोज v, एंड देन जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो a कैप, तो v आपका कितना है 10, और a कैप कैसे निकालते हैं, तो -4i प्लस में 3j अपॉन में 16 एंड देन +9, तो बेटा ये आपका 5 हो जाएगा, ये कट गया तो 2,
माइनस में 4i प्लस में 3j, तो माइनस में 8i और फिर प्लस में 6j। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान रखिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर होता है, उसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर नोटेशन, हिंदी में एकांक सदिश। चलो जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी रीड करो, इसमें 3-4 सवाल पूछा है, मैं एक करूंगा, बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा। अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ द ईस्ट डायरेक्शन टेकन एज एक्स एक्सिस एंड नॉर्थ डायरेक्शन टेकन एज वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, वो कहता है कि ये ईस्ट है और ये बेटा आपका नॉर्थ है। राइट द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। यूनिट वेक्टर नोटेशन में आपको लिखना है इफ इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है, एंगल 45 कुछ नहीं बोलता है ना, तो एंगल 45 ही लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, तो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, पहले वाले सिचुएशन की मैं बात करूं, तो जो उसका हमारा ए कैप हुआ वो क्या हो जाएगा, a cos 45 प्लस a sin 45 डिवाइडेड बाई √2। नहीं आया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर हुआ मान लो जैसे ये वेक्टर a है, तो a cos 45 थीटा की तरफ, और उसके अगेंस्ट में क्या होता है, साइन। थीटा की तरफ क्या होगा बच्चों, कॉस, और उसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, साइन। लेकिन ये वेक्टर ए है, मुझे तो उसका कैप चाहिए, मतलब कैप मतलब यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। √2 मैंने कैसे लिखा, √2 नहीं होगा, यहाँ √2 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि cos 45 1/√2 है, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये देखिए बच्चा, सही है सही है, थोड़ा इसको और अच्छे से करते हैं। ध्यान देना बच्चों, मुझे बार बार कैमरे की तरफ देखना पड़ता है मेरी जान, की ब्लर तो नहीं हो रहा। सो जो हमारा वेक्टर बनेगा वो हो जाएगा a cos 45 i कैप प्लस a sin 45 j कैप, मतलब इस वेक्टर का यहाँ cos और यहाँ पर sin है, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो ये इस डायरेक्शन में a की वैल्यू कितनी, कुछ बोला नहीं है, यूनिट वेक्टर नोटेशन है, वी कैन कंसिडर a की वैल्यू 1, दैट इज योर चॉइस, आप लिख सकते हो। अच्छा, अब इसका कैप कितना होगा, तो हम पहले एज इट इज लिख देते हैं, a/√2 i कैप प्लस a/√2 j कैप अपॉन कंपोनेंट का स्क्वायर, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर 45 प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर 45। बेटा ध्यान दो, cos स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर a हो गया। तो a से तो सब कट गया, देखिए a/√2 i कैप प्लस a/√2 j कैप और नीचे a इंटू अंडर रूट में 1 था। तो ये देखो, मैंने कहा आप a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, कटने ही वाला है, तो ये इससे कट जाएगा, यानी i प्लस j कैप डिवाइडेड बाई √2। अब हमें ये पता करना था कि ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी कितने स्पीड से चल रहा था, 10। तो पहले वाले का जो फाइनल आंसर हुआ वो हो गया 10 इंटू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर है i प्लस j डिवाइडेड बाई √2, ये आपका आंसर है। अब बात चमका जोड़ से, इसी तरीके से आप ये वाले का भी आंसर लेके आए, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब वो यहां चल रहा है, ये एंगल 45 है, तो थीटा की तरफ cos 45, अगेंस्ट में बच्चों sin 45, बट मेरी जान ध्यान रखना कि इस तरफ है, इसीलिए माइनस हो जाएगा। तो जो मेरा वेक्टर a पार्ट b में आएगा वो होगा माइनस में a cos 45 i कैप एंड देन प्लस a sin 45 एंड देन j कैप। आगे का कर लोगे, ठीक है, इसका आंसर दे दो। वैसे पता चल रहा है माइनस आई प्लस जे बाई √2 इंटू 10, खत्म। तो यूनिट वेक्टर का ही बहुत स्टैंडर्ड सवाल है कि यूनिट वेक्टर नोटेशन में हमें लिखना है तो किस तरीके से हमें करना है बच्चों। आई होप आपका क्लियर होगा। डी और सी का दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लामीज थ्योरम सिखाता हूँ, बट लामीज थ्योरम को सिखाने से पहले हम थोड़ा एक अच्छा पॉलीगॉन लॉ भी सीख लेते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगॉन। ये वेक्टर के ऐड करने का एक तरीका होता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि ये वेक्टर ए है
दिस इज वेक्टर ए, ये बच्चों आपका वेक्टर बी है और ये बेटा आपका वेक्टर सी है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है। ओके, और मैं कहता हूं कि ये आपका वेक्टर डी है। तो क्या यहां पर एक क्लोज लूप है? हाँ, जब भी कहीं पर भी क्लोज लूप होगा और क्लोज लूप, तो याद रखना सभी वेक्टर का सम का आंसर 0 हो जाता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है सभी वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो उनका हेड होता है और उनके टेल होता है उसके बीच का गैप देखो। तो भाई साहब ये डी था और ये आपका वेक्टर ए का शुरुआत था, तो यहाँ रिजल्ट है ही नहीं, क्या है? 0 हो गया। आ रही बात समझ में? क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। इसी चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर डी। मतलब तीनों वेक्टर का सम ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो सम है वो माइनस वेक्टर डी के बराबर है। माइनस वेक्टर डी मतलब ऐसे अपोजिट, इन तीनों का सम जो है इसके बराबर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन। जब आपके सभी वेक्टर का नोटेशन मतलब सब इस तरीके से हो तो 0 हो जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, जरा आप आंसर देना। चलिए, आपको बताना है बेटा फॉर गिवन डायग्राम विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। वीडियो में आगे मैं आंसर बताने वाला हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, पहले वीडियो को पॉज करो और आंसर सोचो, कमेंट में लिखो और फिर मुझे आगे देखना। प्यार हो जाएगा बाबरो फिजिक्स के साथ। चलिए, बनाए आंसर? ठीक है, जिस बच्चे ने प्रीवियस क्लास देखा होगा वो इसका आंसर सही से दे पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी अभी हमने देखा कि क्लोज लूप का आंसर 0 होता है। पहली बात, क्या ये क्लोज लूप है? सब बच्चे बोलेंगे हाँ सर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ऑप्शन सी सही है। बट ऑप्शन सी गलत है, बाबरो मत बनो। क्लोज लूप का मतलब हेड टेल, हेड एंड देयर शुड बी अ टेल, बट हेड आया तो दिस इज नॉट अ क्लोज लूप। ऑल्दो दिस इज अ क्लोज लूप, बट पॉलीगॉन के हिसाब से क्लोज लूप का मतलब होता है हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, देन वी विल से दिस इज क्लोज लूप, है ना। तो अब ये क्या चीज है? अब ये चीज हो गई कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, इसको मैं ऐसे बना दूं, देखना ध्यान से, अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और बच्चों दिस इज माइनस वेक्टर सी, तो कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आप कह सकते हो कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, क्योंकि ये जो था वो आपका वेक्टर सी था, तो ये क्या है? वो माइनस वेक्टर सी है। अब ये इसके हिसाब से सेट बैठ रहा है, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, तो क्लोज लूप का आंसर 0, a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। मतलब ये अगर सही है तो ये ऑटोमेटिकली सही ही होगा। ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल लॉ भी तो है कि भाई साहब वेक्टर और ये वेक्टर, तो टेल टेल, सॉरी हेड हेड और टेल टेल, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट मीन्स ए प्लस बी, दैट्स इट। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करते हुए एक नियम बना जिसको हम कहते हैं लामीज थ्योरम। बड़ा आगे काम आता है बच्चों, जब चैप्टर बनता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है, तो ध्यान से सुनना। तो लामीज थ्योरम बेसिकली क्लोज लूप के लिए होता है। जैसे ये हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ये हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी, और बेटा ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर सी। सभी लोगों ने एंगल बनाया, जैसे यहाँ पर एंगल बना अल्फा, यहाँ एंगल बना बीटा, और यहाँ एंगल बना गामा, अल्फा बीटा एंड देन गामा। ओके, तो तीनों एंगल का जो सम है सबसे पहले वो देखिए, अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहली बात पक्की बात, क्योंकि ट्रायंगल में सभी सम कितने होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होता है, तो तीनों का सम हो गया बच्चा 180 डिग्री। नाउ लामीज थ्योरम ये कहता है कि वेक्टर ए अपॉन साइन अल्फा, वेक्टर ए अपॉन साइन अल्फा,
इस वेक्टर के सामने का जो एंगल है वो, बट यहाँ पर जो आपका एंगल है सभी वेक्टर्स के बीच का, वो क्या सही है? जैसे देखिए सभी वेक्टर्स के बीच का एंगल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल गामा नहीं है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बच्चों अलग है। बता सकते हो क्या है? अल्फा नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस गामा है। वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा है। उसी प्रकार से बच्चों ये आपका वेक्टर सी था, ये आपका इतना है, ये पूरा बी बीटा है, तो ये आपका 180 माइनस बीटा, क्योंकि पूरा एंगल ही 180 होता है, पूरा एंगल ही 180 होता है। तो अब नियम ध्यान से सुनिए, वेक्टर ए के सामने वाला एंगल 180 माइनस अल्फा, हमें ऐसे ध्यान रखना है 180 माइनस अल्फा, ठीक है, 180 अपॉन अल्फा साइन। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसके सामने वाला एंगल देखना है। साइन 180 माइनस अल्फा वैसे भी साइन अल्फा ही हो जाता है, नहीं समझे? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही हो जाता है। तो आपको बस ये देखना है कि ये वेक्टर का यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, अल्फा। तो मैं यहाँ पर अल्फा लिखूंगा, साइन 180 माइनस अल्फा लिखिएगा तो भी वही हो जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको घुमाने के लिए पूछा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो ए अपॉन साइन अल्फा, अच्छा ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, तो आप सिर्फ ए लिखिए, और फिर बी अपॉन साइन बीटा, और फिर बच्चा सी अपॉन में साइन गामा। ये नियम है। अगर कोई भी तीन वेक्टर का सम इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो, इस तरीके से क्लोज लूप बनता है तो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां एक ही पॉइंट है और तीन अलग अलग फोर्सेस निकल रहे हैं, तो भी ऐसा होगा। तीनों का एंगल 180 होगा तो भी ऐसा होगा। तो दिस इज बेसिकली लामीज थ्योरम। अभी आपने पढ़ तो लिया, देख तो लिया, बट जब तक बेटा आप इसको अप्लाई नहीं करोगे आपको मजा नहीं आएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या है ये। तो लेट्स अप्लाई दिस। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आ गया, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्लियर कट सिचुएशन है कि लामीज थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का सम इक्वल्स टू 0 है, तीनों वेक्टर का जो सम है क्लोज लूप होने की वजह से पॉलीगॉन बनता है और ये इक्वल्स टू 0 है। ये लगे, ये दिखे, ये दिखे, समझ जाना, ये दोनों दिखे तो ये लग ही जाएगा। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर में से 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सपोज कर लो a और b दोनों इक्वल है, and the magnitude of the third vector c is root 2 times that of either of the two having equal magnitude। ऐसा कह रहा है, जो तीसरा वाला है वो बाकी के बचे हुए जो दो लोग हैं वो आपस में ही इक्वल है, तो उसके साथ ये रूट 2 टाइम्स है। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बताइए दोनों के बीच में सभी वेक्टर्स की फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब ए बी और सी के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा। सो हम इसको किस प्रकार से सोचें, जैसा कि हमारे पास जो डेटा आ गया है उस डेटा को देखते हुए अब आइडिया लगाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री। विवाह लेते हैं सब यार, ब्याह एक बात। टैक 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 टैक, दरवाजा खोलिए, क्लास चल रही है तो क्या हुआ, सॉरी बच्चों। अच्छा वैसे तो आप लोगों का रिकॉर्डिंग सेशन से तो पता नहीं चलेगा। हाँ, तो हम वापस यहाँ पर आते हैं, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कौन सा नियम, लामीज थ्योरम। अब कहता है भाई साहब सभी वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये बेटा आपका वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बनेगा आपका 180 माइनस गामा। हमको चाहिए इसलिए मैं 180 माइनस गामा, यानी गामा मिल जाएगा तो मैं ये निकाल सकता हूँ, राइट। अब देखो, अब ऐसा है तो हम लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों का दो वेक्टर ही इक्वल हो गया, अगर a आपका b के बराबर है, यानी वेक्टर a वेक्टर b के बराबर है, तो b यहाँ पर कितना एंगल बना रहा था, बीटा, a यहाँ पर कितना एंगल बना रहा था, अल्फा। तो वी कैन से दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं विच इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, इसलिए गामा बराबर 180 माइनस में 2 अल्फा, बीटा को ही मैंने अल्फा कंसिडर कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम बच्चों, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन साइन एंड देन गामा। मैं c क्यों ले रहा हूं वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि गामा की वैल्यू मेरे पास है। तो a अपॉन साइन अल्फा
इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। साइन गामा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस में 2 अल्फा, और सी बराबर क्या है बच्चों, तो सी 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 वेरी सी बराबर √2a। यहाँ लिख दीजिए √2 टाइम्स ऑफ a। चलो तो ये a से a मर गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो साइन 2 अल्फा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू √2 एंड देन साइन अल्फा। इसको तोड़ेंगे तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2 एंड देन साइन अल्फा। तो क्या कट जाएगा, साइन अल्फा से साइन अल्फा मर जाएगा। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू √2/2 को हम √2 कर सकते हैं, तो अल्फा 45 डिग्री आ गया। अच्छा अल्फा 45 तो बीटा भी 45, तो गामा आपका 180 माइनस में 2 इंटू 45, तो ये 90 हो गया। बस मिल गया। अब आप 180 से सबको माइनस कर दीजिए, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल 180 माइनस में गामा, बी और इसके बीच का एंगल, तो 180 माइनस में गामा, 180 माइनस में बीटा एंड 180 माइनस में अल्फा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ग्रेट। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। एक और सवाल करते हैं इसी पर से। ये देखो, ये एक्चुअली यहाँ पर सस्पेंडेड है। इसे करने का एक और तरीका होता है ये वाले क्वेश्चन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी रहेगा ऐसा सवाल, और वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल रहेगा। जैसा आप देख सकते हैं धागे के साथ 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर एक धागा है कनेक्टेड है, और यहाँ पर 3 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। कहता है कि भाई साहब, अ बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द 2 स्ट्रिंग 1 and 2, फाइंड द टेंशन फोर्सेस इन द स्ट्रिंग। तो 1 और 2 में स्ट्रिंग फोर्स बताओ। तो देख बच्चा, यहाँ पर मान ले T1, यहाँ पर मान ले T2, और T3 तो तुमको 3 न्यूटन दिया हुआ है ना। तो ये जो एंगल है वो कितना, निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये 30, ये 90, तो ये आपका 60 है ना, और तो ये आपका 150 हो गया क्योंकि ये पूरा 90 था। ऑल राइट, ये आप लोगों का 90 है ही, ठीक है। और टोटल आपका कितना होता है, 360 डिग्री ना होता है। तो 360 में से 150 प्लस 90 कितना हुआ, 240। तो 360 माइनस 240, 6 4 ये हो गया 120 डिग्री। तो ये आपका आ गया 120 डिग्री। अब देखो ये क्लोज लूप ही तो बन रहा है। सर ये क्लोज लूप कहाँ बन रहा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही पॉइंट से होके गुजर रहे हैं, तो भी ये क्लोज लूप ही होता है। तब भी हम लामिस थ्योरम लगा सकते हैं। इसको कोइनिशियल वेक्टर भी कहा जा सकता है। तो आप लिख सकते हो T1 अपॉन में साइन 90, मतलब ये वेक्टर उसके सामने का ये एंगल, ठीक है। उसके बाद T2 अपॉन में साइन 150, और ये जो हमारा T3 है, T3 यानी कि 3 अपॉन में साइन एंड देन 120। इसके बाद वाला ये, मतलब इसके इस तरफ का एंगल, इसके इस तरफ का एंगल, ये पूरा एंगल। जब आप T2 लेते हो तो ये पूरा एंगल देखना है। तो इस तरीके से हो गया। अब चाहो तो बेटा आप यहाँ से T1 को सब्जेक्ट बना लो सीधा सीधा, साइन 90 इंटू दिस, साइन 90 की कीमत 1 अपॉन साइन 120, मतलब साइन 90 प्लस 30। तो ये हुआ 3 अपॉन साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस थीटा होता है सेकेंड पार्ट में, ये आपका 90 माइनस थीटा, ये आपका 90 प्लस थीटा, और यहाँ साइन प्लस ही होता है बट वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस 30 √3/2, और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 एंड देन √3 कट जाएगा। सो ये आया आपका 2/√3 सॉरी, है ना। इसी तरीके से T2 देख लो, तो T2 बराबर में 3 साइन 150 अपॉन साइन 120। वैल्यू निकालने आना चाहिए। बायो के मेरे लाल बाल गोपाल ध्यान से देखना। साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 साइन 30 विच इज़ 1/2, और साइन 120 को हमने लिखा साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 विच इज़ √3/2। ये कट गया 3/√3, 3 को हम √3 कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ गया √3 न्यूटन। तो इस तरीके से हमें लामिस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलो
एक बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम चलेंगे आगे के टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले हमें सीखना होगा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये पूरे क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 11 की फिजिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो तमाम चैप्टर्स जहाँ जहाँ पर वेक्टर आते हैं वहाँ पर ये स्केलर प्रोडक्ट रहता ही है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, और दो ऐसे वेक्टर जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो आंसर स्केलर ही होगा। फिर से समझिएगा इस बात को, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो रिजल्ट आए वो भी स्केलर हो। दो ऐसे वेक्टर जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर हैं, बट दोनों के आंसर से जो वर्क आता है वो स्केलर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट ऑफ वर्क, बट वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको बच्चों डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो ए डॉट बी बराबर में आपका होता है ए बी कॉस थीटा। प्लीज ध्यान रखें, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, जब भी डॉट को हटाते हैं तो ये आता है। अच्छा, ये जो ए है वो क्या है, तो ये कहा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी का भी मतलब सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और जो कॉस थीटा में थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो दोनों ही वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा है। तो जब भी दो वेक्टर्स आपको दिए हों उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है तो ये आता है। बट इसका मीनिंग क्या हुआ कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, उसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, ध्यान देना। जैसे बच्चों ये एक वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी। अगर मैं वेक्टर बी से यहां पर एक लाइन खींचूं, ये एंगल थीटा है, तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये वाली जो वैल्यू हुई वो तो बी कॉस थीटा हो गई। सर कैसे? सिंपल है यार, वेक्टर बी थीटा की तरफ कंपोनेंट बी कॉस थीटा, तो वास्तविकता में ये जो बी कॉस थीटा आया वो बी कॉस थीटा वेक्टर ए पर बी का प्रोजेक्शन है। बी का प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? बी का प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी वेक्टर पर उस वेक्टर का कितना हिस्सा, जैसे ये इतना है तो इसका इतना ही परछाई यहां पड़ रहा है, तो हम यहां पर कहेंगे बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसे हम कहेंगे बी कॉस थीटा को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब अगर मैं लिखता हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माने ए बी कॉस थीटा, तो इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि ए का मतलब तो यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। मतलब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हुआ एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उस मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर पर दूसरे वेक्टर का कितना परछाई पड़ा। दिस इज द रियल सिग्निफिकेंस, फिजिकल मीनिंग ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट। अब इस स्केलर प्रोडक्ट के हम 5-6 प्रॉपर्टीज समझते हैं, और उसी प्रॉपर्टीज पर से कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा वो देखना। स्कूल वाले स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज लिखने को एग्जाम में आ जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट सिंपल करके समझाऊंगा बच्चा, कसम उड़ा झल्ले की, आपको इसके साथ मोहब्बत हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहले इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। किसको सर? इसको। अगर हमने कहीं पर भी ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी लिखा है
तो हम इसको बी वेक्टर डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल वही बात हो गई, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, पहले इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर ए का सी के साथ भी मल्टीप्लीकेशन, ऐसा लिखा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। तीसरा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब है उनके बीच का एंगल 0 है, तो यहां पर आंसर बनेगा ए डॉट बी बराबर ए बी एंड देन कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1, क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल हैं, उनके बीच का एंगल 0 है, तो कॉस 0 की कीमत कितनी? 1। तो ये आपका आंसर हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी। नंबर डी, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका आंसर 0 होगा। और ऐसा इसलिए भी है बच्चों, क्योंकि जब दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया तो cos 90 की वैल्यू तो 0 है, और अगर एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे संभव है? क्योंकि इसका तो कोई प्रोजेक्शन इस पर आएगा ही नहीं। अल्टीमेट मीनिंग क्या था स्केलर प्रोडक्ट का? अल्टीमेट मीनिंग था स्केलर प्रोडक्ट का कि कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर पे दूसरे वाले की परछाई यानी कि प्रोजेक्शन। अब यहां देखिए, ये है मैग्नीट्यूड, तो इसका कोई हिस्सा तो यहां आ ही नहीं रहा है, जब तक इसके बीच में एंगल नहीं बनेगा इसका कोई हिस्सा यहां आएगा ही नहीं। समझ में आई बात? इसलिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उसका स्केलर प्रोडक्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो आंसर 0 आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए अब हम ई की बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर हम यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं जैसे आई कैप डॉट आई कैप तो वो 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप वो भी 1 होता है, के कैप डॉट के कैप तो वो भी 1 हो जाता है, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के आपका 1 होता है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि आई कैप मतलब सेम डायरेक्शन, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, और अगर एक्स एक्सिस के दो हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1। कहाँ गया जी? ये रहा, ये दोनों ही आपके कॉस 0 1 और ये दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा। लेकिन बच्चों अगर हम आई कैप डॉट जे कैप करें तो 0, जे कैप डॉट के कैप करें तो 0, के कैप डॉट आई कैप करें तो 0। क्यों? क्योंकि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। जैसा कि आपने देखा कि एक्स और वाई के बीच में किसी भी तरह का एंगल 90 बनेगा तो आंसर 0 हो जाता है, स्केलर प्रोडक्ट हमें मिलता ही नहीं है। अब बात करते हैं एफ की। तो अब यहां पर आता है बच्चों एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। कभी भी दो वेक्टर के बीच का अगर अपने को एंगल फाइंड करना है तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने पढ़ा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहां से आप कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना लो, ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ए एंड देन बी। ध्यान रखिएगा ये जो है वो आपका मैग्नीट्यूड है ए का और ये जो है वो है आपका मैग्नीट्यूड बी का, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, और उसी तरीके से वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है, तो जब मैं ए डॉट बी करूंगा तो आई कैन मल्टीप्लाई रिश्तेदार को ओनली विथ रिश्तेदार, ये सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ और इसके साथ नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, सिर्फ हम आई और आई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमारा फाइनल आंसर जो होगा ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन ए का मतलब मैग्नीट्यूड ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, फिर बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर।
दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आइए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी हमने देख लिया, अब इसका हम इस्तेमाल करते हैं सवालों के अंदर। जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द वेक्टर्स, ऐसे क्वेश्चंस नीट में बन जाते हैं। तो ये अगर आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो मैंने लिखा cos थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ए एंड देन बी, तो cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट हमेशा आप i को i के साथ ही मल्टीप्लाई करें, क्योंकि i डॉट i इज 1, i डॉट j 0 हो जाएगा। तो i कैप माइनस 2i कैप माइनस 2 j माइनस, तो ये माइनस में कितना हो गया 2, 1 एंड देन माइनस 2, माइनस में 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड √3। कैसे? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ देखो तो 2 का स्क्वायर 4 4 एंड देन 4, 2 2 4 2 6 माइनस में 6 डिवाइडेड बाई √3, 4 4 8 4 12 12 यानी 4 तिहाई 12, 2√3, 2√3 हो गया बच्चों। तो ये 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, ऊपर काट देंगे तो 2, तो ये -1 आया। तो यदि cos थीटा ही -1 है तो थीटा 180 डिग्री होगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू बेटा -1 होती है। अगर आप लोगों का बेसिक, खास करके 11th वाले स्टूडेंट्स का बेसिक मैथ्स का आप सेपरेट लेक्चर चाहते हैं बच्चों, तो देखो SSP विद्यापीठ ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर भी मैं ये क्लासेस तो आपकी फ्री आएंगी ही बैचेस के अंदर, ये क्लासेस आपकी फ्री रहेंगी, आगे के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, तो डाउनलोड करके रखना। बाकी यूट्यूब वाले जो स्टूडेंट देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने डाला हुआ है, आप उसको रिसर्च कर लो, चैनल पे खाली सर्च कर लो बेसिक मैथमेटिक्स बाय SSP से, गेट दैट वीडियो और आप उसे चट कर जाओ। चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से। आई कैप एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। प्लीज ध्यान दीजिए, magnitude and direction of the vector I cap plus j cap and I cap minus j cap. What are the components of vector A along the direction I cap plus j cap? Okay, so बच्चों अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो I cap plus j cap की, तो ये √2 हो जाएगा। इवन I माइनस j cap का भी कितना होगा, √2 हो जाएगा। एंड what are the component of vector A along the direction of I cap plus j cap, तो कंपोनेंट ऑन दिस डायरेक्शन, बात को पकड़ना, इस वेक्टर का along द डायरेक्शन, इस पर और इस पर। तो अगर मैं कहता हूं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा, तो ये जो B cos थीटा है वो क्या है, दिस इज कंपोनेंट और प्रोजेक्शन, हम इसको प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑन ए। तो आप बेटा इसको ऐसे बोल दो, यही हमको चाहिए ना कंपोनेंट ऑफ दिस, तो बी कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना लो। तो ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, ए नीचे आ जाएगा। थोड़ा और पकड़िएगा इस बात को, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया वेक्टर बी डॉट, हम इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर ए कैप। तो अगर मुझे चाहिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो जिस पर हम निकालते हैं उसका हमें कैप कर देना है। अब बात पकड़ो, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए यानी कि वेक्टर बी, यहां पर जो बी लिखा हुआ है, जैसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, तो बी कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाया, तो वेक्टर बी डॉट ए कैप है। उसी तरीके से हमको चाहिए व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो वो यहां आ जाएगा वेक्टर ए कैप डॉट, ये जो ए कैप है किस पर, अलोंग द डायरेक्शन आई प्लस जे, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, जस्ट लाइक दिस। पकड़िए बात को, रटिए मत। अच्छा, वेक्टर ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप। लैंग्वेज ही मेन होती है बच्चा इसके अंदर, हाँ पूरे वेक्टर में लैंग्वेज ही मेन, इनफैक्ट पूरे फिजिक्स में। तो डॉट में हम i को सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2i डॉट i यानी कि 2, 3j प्लस इतना तो 3 डिवाइडेड बाई √2, या 5/√2, दैट्स इट, इट्स योर आंसर। ऐसे ही आप इसका भी कर सकते हो, इसके अलोंग,
ठीक है। तो जब आपसे पूछे कि इस वेक्टर का कंपोनेंट बताओ, यानी उसका भाग बताओ, उसकी परछाई बताओ, तो आप ऐसे करोगे। जैसे अगर मान लो मुझे बी का कंपोनेंट चाहिए तो वेक्टर डॉट ए कैप। अच्छा सवाल था। और देखिए, अगर दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी इतना, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, ये तो आ ही गया, वेक्टर ए इतना है एंड वेक्टर बी इतना, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। फिर से पकड़ते हैं बात को, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अच्छा, डायग्राम वाइज एक बार फिर से समझ लो, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचता हूँ तो ये मेरा बी कॉस थीटा हुआ, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि प्रोजेक्शन बन पाए। यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ और ये एंगल थीटा है, तो बच्चा ये वेक्टर ए का ये जो हुआ ना पोर्शन, दिस इज ए कॉस थीटा, दिस इज सेट टू बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। दैट मीन्स मुझे ए कॉस थीटा फाइंड करना है। किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन मतलब ए कॉस थीटा, जैसे ए का प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा, बी का प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा। यही तो हमने पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले कोसाइन एंगल लेक्चर के बिगिनिंग में, तो ये वही चीज है। तो अब यहाँ से मुझे ए कॉस थीटा सब्जेक्ट बनाना है। सो ए कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में बी, तो वेक्टर ए डॉट बी कैप हो जाएगा। अब वेक्टर ए आपका कितना है, वेक्टर ए कितना है 2i + 3j माइनस में के डॉट बी कैप कितना है, माइनस में i प्लस में 3j प्लस में 4k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 का 9 प्लस 4 का 16। आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस का ध्यान रखिए, 2 × -1 -2, 3 × 3 9 एंड -1 × दिस 4, तो -4 अपॉन 16 1 17, 17 और 9 26, तो 4 2 6, 3/√26। ये आपका आंसर है। दैट्स इट बच्चों, ठीक है। और कोई क्वेश्चन रखे मैंने? नो, इट्स डन। अब तो बहुत इजी है बाकी के सारे जो वेक्टर्स निकालना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये रहा, ये देखो, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। एक ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चा स्केलर प्रोडक्ट में, बाकी सारे बहुत आसान होते हैं। ये एक पॉपुलर क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द वेक्टर मे बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आपको बताना है इस m की वैल्यू। हमने एक प्रॉपर्टी देखा जिसमें देखा कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका स्केलर प्रोडक्ट निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका इस पे परछाई आएगा ही नहीं, ये ऐसे है, हम इसका प्रोजेक्शन ले ही नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर आपका 0 है बच्चों। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b मतलब 3 × 2 6 विथ प्लस माइनस साइन के साथ, 6 दूनी 12, ये माइनस में 12 हुआ, और प्लस m एंड देन 1 दैट इज प्लस m इक्वल्स टू 0। सो -6 प्लस m इक्वल्स टू 0। सो m बराबर आपका 6 आ गया, खत्म। दैट्स इट बच्चों। आया मजा? ग्रेट। तो हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा? पॉलीगॉन का नियम, लामीस थ्योरम, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन एंड लास्ट में स्केलर प्रोडक्ट। अगला क्लास बच्चा होगा वेक्टर प्रोडक्ट का, और वेक्टर प्रोडक्ट के बाद हम घुसेंगे आपके मोशन इन प्लेन के बाकी के सारे सेगमेंट में, बट उससे पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा हम उसको सीखेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है बेटा। आई होप आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड अगर आप लोग मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड अवर SSP विद्यापीठ ऐप, इट इज़ मैंडेटरी। अगर आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको मेरे कोर्सेज के बारे में पता नहीं चलेगा। सो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बच्चों, प्लीज़ रिव्यू भी अच्छे से दे दीजिएगा। एंड आप CBSE के स्टूडेंट हैं, आप नीट के स्टूडेंट हैं, और फिजिक्स में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत पक्का होगा बेटा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।